आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का करंट जीके और स्टैटिक जीके की इस बेहतरीन क्लास में स्वागत करता हूं। बेहतरीन शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इस पर जो मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि ये आपके लक्ष्य प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इसी दिशा में आज का जो मेरा टॉपिक है वो ओल्ड पर्सन जो होते हैं, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, जिन्हें हमें समाज में सम्मान देना चाहिए, जो कि ऑनर प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान स्थितियों में आप देख रहे हो कि किस तरीके से इनकी अवहेलना होती है। चाहे आसपास के आप समाज में देख लीजिए, अपने पड़ोस में देख लीजिए, एक्सेट्रा कुछ भी। इसी दिशा में सरकार भी कई प्रयास करती है, योजनाएं निकालती है, जैसे आयुष्मान भारत योजना आप देख सकते हो। और वृद्धों के लिए जो तकनीकी उपकरण होते हैं, टेक्निकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कान से संबंधित कोई इंस्ट्रूमेंट है या व्हील चेयर है, इससे संबंधित जो भी योजना है, व्योश्री योजना के संबंध में हम बातें करेंगे। लेकिन मैं आज जो आपसे बात करने आया हूं वो थोड़ा फैक्ट टाइप में है और इसके साथ साथ मैं क्वेश्चन भी जोड़ूंगा। तो मैं बात करने जा रहा हूं वृद्धावस्था के संबंध में। एजिंग होता है भारत में, यदि आप कहोगे तो भारत में 60 वर्ष के बाद व्यक्ति रिटायर हो जाता है और उसे सीनियर सिटीजन के रूप में देखा जाता है। सामान्यतः कई जगह पर 62 वर्ष में भी रिटायर होते हैं, कई जगह 65 भी होते हैं। वो एक अपवाद स्वरूप होता है, लेकिन मोटे तौर पर यदि हम भारत की वर्किंग एज ग्रुप, कार्यशील जनसंख्या को देखें या कार्यशील आयु वर्ग को देखें तो 15 से 59 वर्ष माना जाता है। उसके बाद सीनियर सिटीजन हो जाता है, तो उसको वो सुविधाएं मिलने लग जाती है जो एक सीनियर सिटीजन को मिलती है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? यह आपके एग्जाम में आया भी हुआ है, 1 अक्टूबर को। और बकायदा इस दिवस को जो नॉमिनेट किया गया था वो यूएनओ ने किया था, यूएनओ के द्वारा किया गया था और ये नॉमिनेट किया गया था 1 अक्टूबर 1990 को। आप यदि इतना भी ध्यान दे सकते हो कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर, तो काम चल जाएगा। एक शब्द है जेरेंटोलॉजी, GERONTOLOGY, जेरेंटोलॉजी। देखिए ये जेरेंटोलॉजी क्या होता है? ये होता है वृद्धावस्था का अध्ययन। इसको किसी न किसी रूप में आयु के अध्ययन के रूप में भी देखा जाता है। तो यहां पर आप कह सकते हो वृद्धावस्था का अध्ययन, स्टडी ऑफ ओल्ड स्टेज, स्टडी ऑफ ओल्ड स्टेज आप इसको कह सकते हो। बढ़ती उम्र का अध्ययन, इसको भी आप कह सकते हो। ये होता है आपका जेरेंटोलॉजी। अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसी तरीके से यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप ये भी कह सकते हो कि यूएनओ की एक एजेंसी है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा। लेकिन बेसिकली ये जो 2021-2030 है, ये यूएनओ के द्वारा घोषित है, यूएनओ के द्वारा घोषित है ये अनाउंस। आप इसको WHO का दशक भी कह सकते हो, लेकिन बेसिकली यूएनओ कहा जाएगा क्योंकि WHO इसके अंडर में काम करता है। आप जानते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO की एक एजेंसी है, सॉरी यूएनओ की एक एजेंसी है। तो 2021-2030 मतलब जो अभी चल रहा है वो डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, स्वस्थ वृद्धावस्था का दशक है। हेल्दी एजिंग, यदि आप गौर करें तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है, क्योंकि मैं बता दूंगा आपको, अभी यूएनओ ने एक रिपोर्ट भी दी है, उस रिपोर्ट पर मैं बात करूंगा। तो यूएनओ के द्वारा 2021-2030 को स्वस्थ वृद्धावस्था का दशक मनाया जा रहा है, डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। यदि थोड़ा सा भी आपने मेरी क्लास को ढंग से देखा है और दिवस के थीम के बारे में यदि कभी बात की है, तो यहां मैं आपको रिवीजन कराना चाहूंगा
21 जून 2026 इंटरनेशनल योगा डे। याद आ रहा है? इंटरनेशनल योगा डे। आप जानते हो इस बार कोलकाता में बनाया गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां गए थे। तो इस बार के योगा दिवस की जो मेजबानी है वो कोलकाता ने की थी। लेकिन मैं यहाँ कोलकाता की बात करने नहीं जा रहा हूं, मैं इसकी थीम की बात करने जा रहा हूं। 21 जून 2026 की जो थीम थी ये था योगा फॉर हेल्दी एजिंग। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं क्यों इसको लेकर आया हूं। हेल्दी एजिंग ये आपके सामने है। और स्वस्थ वृद्धावस्था का जो दशक है वो 2021-2030। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था का अध्ययन, बढ़ती आयु का अध्ययन, ओनली आयु का अध्ययन, इस रूप में आप इसको देख सकते हो। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। ये आपके कुछ फैक्ट्स है। ये फैक्ट्स मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि यूएनओ ने एक रिपोर्ट दी है। और यूएनओ ने जो रिपोर्ट दी है उन्होंने ये कहा है कि भारत में वर्तमान में जो वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक मतलब सीनियर सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन्स है ये लगभग 15 करोड़ है वर्तमान के अंदर। मतलब 2026 के अंदर या 2025-26 के अंदर जो भारत के अंदर वरिष्ठ नागरिक है, जो बूढ़े व्यक्ति है, वो 15 करोड़ है। मतलब वृद्ध व्यक्ति 15 करोड़ है। उन्होंने ये कहा है कि 2050 तक ये 34 से 35 करोड़ हो जाएंगे। 34 से 35 इसके लगभग हो जाएंगे। और यहां इन्होंने एक बात भी कही है कि 2050 में ये स्थिति हो जाएगी कि भारत का प्रत्येक 5वां नागरिक 60 वर्ष से अधिक आयु का होगा। तो इस संबंध में उन्होंने कहा है कि भारत को वृद्धों से संबंधित नीतियां बनानी चाहिए जो कि हेल्थ से संबंधित हो, उनके फाइनेंस से संबंधित हो और उनकी सोशल सिक्योरिटी से संबंधित हो। ऐसी नीति बनानी चाहिए। इंडियन इकोनॉमी में इसको शामिल करना चाहिए। तो आप देख सकते हो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियां जो वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं और जीवन शैली पर आधारित हो, जैसे आवास वो कहाँ रहे, उनकी हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, टूरिज्म वो किस तरीके से पर्यटन का लाभ उठा सकें, फाइनेंशियल सर्विस ताकि उनको किसी भी तरीके की वित्त की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इस प्रकार की पॉलिसीज इंडिया को बनानी चाहिए। और बकायदा उन्होंने इसको एक नाम दिया है और ये नाम है सिल्वर इकोनॉमी। सिल्वर इकोनॉमी, मैं इस शब्द को मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा आपके लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि सिल्वर इकोनॉमी का क्या अर्थ होता है। तो सिल्वर इकोनॉमी का अर्थ यह होता है कि वे आर्थिक गतिविधियां जो सीनियर सिटीजन से संबंधित हो, इस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसका संबंध सीनियर सिटीजन के साथ हो, वो सिल्वर इकोनॉमी होता है। भारत को इस संबंध में प्रयास करने चाहिए और भारत इस संबंध में प्रयास कर भी रहा है। आयुष्मान भारत योजना को इस रूप में आप देख सकते हो जहां पर 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धों को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो सिल्वर इकोनॉमी का अर्थ आप समझ गए होंगे, आर्थिक गतिविधियां जो वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं और जीवन शैली पर आधारित हो। अब इस संबंध में एक क्वेश्चन आया हुआ है और वो क्वेश्चन जो है ये आईएएस प्री 2024 का है। मैंने सुविधा के लिए और बच्चों की बेहद मांग पर मैंने इसका इंग्लिश वर्जन भी यहां लिख दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज: इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। यहां इसको आप जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं वो इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आईएएस प्री 2024 का है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला नंबर इटली, दूसरा नंबर जापान, तीसरा नंबर नाइजीरिया, चौथा नंबर दक्षिण कोरिया, पांचवा नंबर दक्षिण अफ्रीका।
उपयुक्त में से किन देशों का उल्लेख प्राय मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर, लो बर्थ रेट, अथवा वर्धोन्मुखी जनसंख्या मतलब बूढ़ों की बढ़ती जनसंख्या, अथवा उनके समान होती जनसंख्या के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन 1, 2 और 4, बी 1, 3 और 5, सी केवल 2 और 4, डी केवल 3 और 5। अब इस क्वेश्चन को वही स्टूडेंट सोल्व कर सकता है जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है। यदि वो डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा तो इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्रकार की बातें कट टू कट, स्टेप बाय स्टेप कभी भी मैगजीन या बुक्स में नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं आपको कई बार कहता हूं कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, और न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए बकायदा एक समय निर्धारित करें, शानदार तरीके से उसको पढ़ें, उसका विश्लेषण करें और उसको अपने सिलेबस के साथ जोड़कर पढ़ें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे आरएएस है चाहे आईएएस है, वो आपसे कभी भी छूट कर नहीं जा सकती और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये है 1, 2 और 4। इटली, जापान और दक्षिण कोरिया ये वृद्धों की बढ़ती जनसंख्या के कारण चर्चा में रहते हैं, जबकि नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आती है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ये इंग्लिश वर्जन भी मैंने दे रखा है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर इसे देख सकते हो। तो वृद्धों के संबंध में मैंने आपसे जो बात की है, इसमें एक वैल्यू एडेड के तौर पर योजनाओं को ले सकते हैं, और इन योजनाओं की बात मैं अगले पार्ट में करूंगा। तो इजाजत चाहूंगा। आप सभी से नमस्कार, धन्यवाद।